खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद से मिस्र रवाना। वज़ीर-ए-आज़म काहिरा में आइंदा कल की माशत के लिए नौजवान, छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर मुनक्दा तरक्की पज़ीर ममालिक के 11वें सरबराही इजलास D8 में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रोजगार की फराहमी, जिद्दत के फरोग और मकामी कारोबार की तरवीज की बुनियादों पर मजबूत और शराकतदारी पर मबनी मईशत के लिए नौजवानों, छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार में सरमायाकारी की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक के माबैन बाहमी इस्तिफादे और तरक्की की शराकतदारों के साथ साथ ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सियाहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी। अपने वीडियो बयान में कहा, सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मेरा दफ्तर घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करे, मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज हैं जिन पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मैं कुछ मसरूफ़ हूँ चूँकि सऊदी स्पीकर और उनका एक डेलीगेशन पाकिस्तान के विज़िट पे आया हुआ है, तो मैं कल भी हाउस में नहीं जा सका और बहुत मुख्तसर वक्त के लिए गया था। और कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सब का दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सब का, ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाज़े हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं, चाहे कोई मीटिंग हो या ना मीटिंग हो, मगर मेंबरान के लिए हमेशा खुले रहते हैं। और पार्लियामेंट में डिस्कशन जो होती हैं और कंसेंसस क्रिएट किया जाता है, वो एक ओपन डिबेट के थ्रू डिस्कशन होती है। कई कमरों में, मीटिंग रूम्स में बैठ के डिस्कशंस होती हैं और कई अलहदगी में बैठ के होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। कमेटी के पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत कन्फ्यूजन फैला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ दिन के लिए मौखर कर दी। फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जिसके पास पूरा मैंडेट है। हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती है। हुकूमत की कोशिश है जब भी मुज़ाकरात की बात हो उसे सबूताज किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, बातचीत से ना कोई रोक रहा है ना कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का NRO डिस्कस नहीं होगा। तलाल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी। बातचीत किसी की जात और केसेस से मुतालिक नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसमें धौंस या धमकी हो। ये समझते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इनके गुलाम हैं। वेलकम बैक। यूनान कश्ती हादसे पे बात करें तो पाकिस्तानी अफवाद की तादाद 5 हो गई। 35 अफराद ताहा लापता। सफारत खाने की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ भाग 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त मुकम्मल हो गई। ताल्लुक सियालकोट गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से एक की शनाख्त न हो सकी। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब का कहना है, लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 कश्तियों को हादसा पेश आया जिसमें पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। तमाम अफराद बाहिफाजत बचा लिए गए, जबकि तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे जिनमें 76 पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री और 2 सूडानी शामिल। तो 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। 36 पाकिस्तानी महफूज रहे। तीसरी कश्ती के 39 अफराद ताहाल लापता हैं। 35 पाकिस्तानी भी शामिल। हादसे में बच जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानियों को एथेंस के नवाह में मालाकासा के एक कैंप में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स आयद करने का मामला, IMF की शर्त पर जनवरी से अमल दरामद नहीं हो सकेगा।
सूबे नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करेंगे। ज़राए के मुताबिक विफाक की जानिब से IMF से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी मुकम्मल नहीं की। आपको बताएं, सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी मुकम्मल नहीं की है, जबकि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करने के IMF की शर्त पर जनवरी से अमल दरामद नहीं हो सका। शाहिद अजमल मजीद बताएंगे। शाहिद बताएगा, सूबे नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत जो है वो अहम मजीद वक्त भी मांग लिया गया है विफाक की जानिब से। जी बिल्कुल, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करने के मामले पर IMF की शर्त पर जनवरी से अमल दरामद नहीं हो सकेगा। सूबे नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करेंगे। वफाक की जानिब से IMF से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया है। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी मुकम्मल नहीं की। ज़राए का कहना है कि IMF को जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स आयद करने की यकीन दहानी कराई गई थी और IMF शराइत के मुताबिक तमाम सूबे ज़राई आमदन पर 30 अक्टूबर तक कानून साजी नहीं कर सके। सूबों को छोटे काश्तकारों पर फेडरल इनकम टैक्स की शरह से टैक्स आयद करना है, जबकि कमर्शियल काश्तकारों पर भी फेडरल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की शरह के मुताबिक टैक्स आयद करना है। इसी तरह ज़राई आमदन पर टैक्स न लगने के बायस आइंदा मुज़ाकरात में IMF के साथ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आई। इस आधे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। GIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। सिप्तान अली से मजीद बात करेंगे। सिप्तान, समाअत का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, इंसाल दहशतगर्दी अदालत जलाओ घिराव के मुकदमे में पेशरफ GIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। 5 मुल्जिमान ने जमानतें वापस लेने की एहसा की थी। अदालत ने 5 मुल्जिमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने केस पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान के कामरान उस्मान कादरी शाहिद वगैरह जो उनकी जमानतें जो है खारिज के मुल्जिमान थी के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा। जी बहुत शुक्रिया। सिप्तान अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेटर एजाज चौधरी की 9 मई के 5 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी के वकील के पेश न होने पर कार्रवाई 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सेनेटर एजाज चौधरी ने जिना हाउस हमले और अस्करी टावर हमले समेत 5 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। आपको बताएं, HC लाहौर सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत का केस है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी तहरीरी नोट जारी करते हुए इसे अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दे दिया। कहा, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाईकोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में कहा कि भुट्टो केस में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद अलीम और जस्टिस सफ्तर के जुरतमंदाना इख्तलाफी नोट से अहमियत उजागर होती है, जो इस वक्त के माहौल के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहे। इन जजेस के इख्तलाफी नोट से सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, लेकिन अदलिया के साथ और गैर जानिबदारी बरकरार रही। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने भुट्टो के इस फैसले को अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार देते हुए कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने बाद में तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। मेरी राय में भुट्टो को शिफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। भुट्टो केस जैसे वाकयात का तदारुक ना किया जाए तो अदालती निज़ाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं। मजीद लिखा कि इख्तलाफी नोट से कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़म खुद मुख्तार अदलिया की अहमियत उजागर हुई है। खबर दें आपको, मार्च 2025 तक बिजली 12 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग की जाएगी। बिजली के बिलों पर टैक्स को कम करने के तरीकाकार को फरवरी 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजी IPP, सरकारी बिजली घरों और शमसी और पन बिजली के मंसूबों से मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएंगे। आपको बताएं, नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाअत करेगा। वज़ारत ख़ारजा में बड़ी तब्दीलियां हुई। कतर के लिए नए पाकिस्तानी सफ़ीर जनरल मोहम्मद आमिर रिटायर दोहा पहुंच गए। सराय के मुताबिक कतर से वापस लौटने वाले डॉक्टर मोहम्मद एजाज की बेलारूस में बतौर सफ़ीर तैनाती की तैयारी। मोहम्मद सलीम खान 29 दिसंबर को बतौर हाई कमिश्नर कनाडा पहुंचेंगे। मज़ीद जानते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताएगा वज़ारत ख़ारजा में कौन कौन सी तब्दीलियां हुई हैं? रिजवान बताइएगा, वज़ारत ख़ारजा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं।
پاکستان کی وزارت خارجہ میں بڑے پیمانے پر سفارتی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہم دارالحکومتوں میں نئی تعیناتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مزید اہم فیصلے بھی زیر غور ہے۔ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر قطر کے لیے نئے پاکستانی سفیر ہیں، جبکہ ریٹائرڈ جنرل محمد عامر قطر میں پاکستان کی جو سفیر کی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالنے کے لیے دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اجاز کی بیلاروس میں بطور سفیر تعیناتی کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ قطر سے واپس لوٹنے والے ڈاکٹر محمد اجاز کی تعیناتی بیلاروس میں بطور سفیر کی جا رہی ہے۔ محمد سلیم خان 29 ستمبر کو بطور ہائی کمشنر کینیڈا میں جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالیں گے۔ ظہیر اسلم جنجوعہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کینیڈا میں جو ہائی کمشنر کی نشست ہے وہ خالی ہے، اور کینیڈا میں ظہیر اسلم جنجوعہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد فی الوقت صحیح، بہت شکریہ رضوان آگاہ کرنے کے لیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں داخلے کا تنازع، سندھ ہائی کورٹ کا پی ایم ڈی سی حکام کی عدم حاضری پر اظہار برہمی۔ عدالت نے پی ایم ڈی سی کے شعبہ طلبہ رجسٹریشن کے سربراہ کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا۔ مزید جانتے علی حسن سے۔ علی بتائیے گا، سندھ ہائی کورٹ کا پی ڈی ایم جی کے عدم حاضری پر اظہار برہمی کیا گیا؟ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں داخلے سے تنازع سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پی ایم ڈی سی حکام جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا، اور عدالت نے پی ایم ڈی سی کے شعبہ طلبہ رجسٹریشن کے سربراہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے پی ایم ڈی سی افسر کے قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کیے ہیں، اور ان کو 25,000 روپے کے مچلکی کے جمع کروانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری نے درخواست گزار کو داخلہ دیا۔ داخلے کے بعد کالج انتظامیہ نے کہا کہ انتظامیہ غلطی کی وجہ سے طالبہ کو کسی اور طالب علم کی جگہ داخلہ ملا ہے۔ عدالت نے یہ ریمارکس میں کہا کہ طالبہ کو امتحان میں شرکت کے نتیجے میں کالج کے داخلے کوٹے سے زائد ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں واضح نہیں کہ پی ایم ڈی سی درخواست گزار طلبہ کو معاملے کی کیا پوزیشن لیتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ پی ایم ڈی سی کے شعبہ طلبہ رجسٹریشن کے سربراہ کو طلب کیا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ آئندہ سماعت پر پی ایم ڈی سی کے شعبہ طلبہ رجسٹریشن کے سربراہ تمام ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر صدر پی ایم ڈی سی کو بھی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ریمارک میں یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر پی ایم ڈی سی کو بھی طلب کیا گیا۔ بہت شکریہ سید علی حسن آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں 9 مئی مقدمات کی اصلاح دہشت گردی کی عدالت میں سماعت۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل پر 2 مقدمات میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ زرتاج گل پر حساس اداروں پر حملہ کیس اور تھانہ غلام محمد آباد کے جلاؤ گھراؤ میں فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی کے 4 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ عدالت نے مقدمات کی سماعت 7، 8 اور 9 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لطیف کھوسہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب سینئر سیاستدان ہیں، وہ ہر ایک سے اپنا کام لینا جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے چل رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے بانی پی ٹی آئی سے سول نافرمانی کی تحریک ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اچکزئی کی بات مانی، ورنہ اب تک سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہوتی۔ مذاکرات کے لیے جب ہم نے کمیٹی بنائی تو اب حکومت مذاق اڑاتے ہیں۔ بلاول بھٹو بالکل وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اگر باقی لوگ بن سکتے ہیں تو بلاول بے نظیر کا بیٹا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے۔ مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ وہ جو ہے اپنا کام لینا جانتے ہیں۔ ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ کون چلا رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں یہ باہر سے ہی چل رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے۔ آئین کی بحالی کی جو تحریک چلائی ہوئی ہے اور بنائی ہوئی ہے جو تنظیم، جس میں اچکزئی صاحب سربراہی کر رہے ہیں، جس میں اختر مینگل صاحب بھی ہیں، جس میں جو ہے سنی اتحاد بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، تو انہی کے جو ہے یہ مشورے پر یا کہنے پر یہ مؤخر کیا گیا۔ حکومت پہلے تو کہتی تھی کہ بات نہیں کرتے، جب ہم نے کہا بات، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے تو پھر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی دیکھا اب آپ یہ جو ہے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، اور اگر اس طرح سے اور لوگ بن سکتے ہیں تو ان کا تو وراثت میں ایک ہے باہر کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں یونیورسٹی کے ملازم کی جانب سے طالبہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ۔ ہراسانی کی انکوائری رپورٹ تیار کر لی۔ 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے انکوائری رپورٹ سیکریٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کو ارسال کر دی۔ طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والے ملازم رشید ملا انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے۔
आपको बताएं, 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ को अरसाल कर दी है। इस हवाले से अहम खबर दें आपको कराची से, सिंध के इलाके से, जहां पे तालबा को मुबैना हरासा करने वाले मुलाजिम रशीद मल्लाह इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश न हुए। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी के हवाले से मुलाजिम की जांच से तालबा को हरासा करने का मामला। आबदा खान मजीद बताएंगे। आबदा बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में यूनिवर्सिटी के मुलाजिम की जानिब से तालबा को हिरासत करने का ये मामला है। हिरासानी की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है तैयार कर ली गई है। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज को इरसाल कर दी थी। तालबा को मुबैना तौर पर हिरासत करने वाले मुलाजिम रशीद मल्लाह इंक्वायरी कमेटी के सामने जो है पेश ना हुए। इंक्वायरी कमेटी ने मुतादिद बार रशीद मल्लाह को इंक्वायरी कमेटी के सामने सही इंक्वायरी के सामने कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आबदा खान आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात का ये मामला है। विफाकी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक असद कैसर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। डीएसपी लीगल साजिद चीमा ने असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा कराई। असद कैसर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2025 एक कौम एक शनाख्त के तहत हर पाकिस्तानी के एक जामे और मुनफरिद ID तैयार की जाएगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद हर पाकिस्तान की शादी, अदालती, पुलिस रिकॉर्ड और जायदाद समेत हर किस्म का रिकॉर्ड यकजा होगा। विफाकी काबीना ने रेकोडेक मंसूबे में सऊदी अरब को 15% हसस की फरोख्त की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब ने रेकोडेक में शेयर्स की फरोख्त के लिए $540 मिलियन यूरो 2 किस्तों में देने की पेशकश की, जबकि काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल में उन तरमीम के तहत FIR दर्ज करने के निज़ाम को आसान बनाया गया। तरमीम के तहत गवाहान के ऑडियो वीडियो पैगामात रिकॉर्ड कराए जा सकेंगे। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत से मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ओगरा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत में 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई है। रवा माली साल के लिए सुई साउदर्न के लिए 25.78% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत $1,778.35 फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि सुई साउदर्न के लिए औसत कीमत $1,762.51 फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद इरफान शरीफ और वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। जज जान कुआनाग ने कहा कि सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ। जज फैसल मलिक भी देखते रहा। तुम में से किसी ने भी अफसोस का इजहार नहीं किया। तुम 6 दिन इंतजार करते रहे कि मैंने तशद्दुद नहीं किया। जज का कहना था कि वालिदा बिनिश और वालिद फैसल दोनों ट्रायल में खामोश रहे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम वक्त सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। रिहाई के बाद मौत तक लाइसेंस की खिलाफवर्जी की तो दोबारा जेल जाना होगा।